ही नहीं है, तो ऑप्शन है इसका सी। अब दूसरा क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कन्वेंशनली टेकन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सिलेबस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 MPL है, MPa है। हम लोग प्योर स्टैंडर्ड वाटर का प्रेशर 0 MPa ही लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। उसमें फिर सॉल्यूट प्रेशर जो सॉलिड पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल ऐड होता है तो ही फिर उसका वाटर पोटेंशियल चेंज होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 3 में इसी फंडामेंटल पे बेस्ड क्वेश्चन 3 है, वो है अ प्लांट सेल हैज अ सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ 0.8 MPa एंड ए प्रेशर पोटेंशियल ऑफ 0.5 MPa। इट्स वाटर पोटेंशियल इज। अब इसमें देखिए सिंपल, इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन क्या है, आपको दिया गया है कि हम लोग जानते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब इसमें आगे देखिए, अब ये हम लोग, अब ये फॉर्मूला सबको याद है, तो हम लोग के का क्या हो जाएगा इससे आंसर, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू, हम लोग को सॉलिड पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, माइनस 0.8 और प्लस 0.5। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर होगा माइनस 0.3 MPa। ठीक है। अब चौथा नंबर में है, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है। अभी इस क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न आप देखोगे कि कंटिन्यूअस पेपर एक टॉपिक से मतलब कुछ क्वेश्चंस एक टॉपिक से आएंगे, फिर दूसरे टॉपिक से आएंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर तीसरे टॉपिक से आएगा न्यूट्रिएंट अपटेक हुआ। जनरली एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, बट ये हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि आपको हर टॉपिक जो है उस सिलेबस का वो आपको मतलब आप रिमाइंड कर ले, आप रिपीट कर ले। इसीलिए सिलेबस मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जा रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, इन द एपोप्लास्टिक पाथवे वाटर मूव्स प्राइमरीली थ्रू। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन बी सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, ऑप्शन सी वैक्यूल्स कनेक्टेड बाय टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी फ्लोएम सीव ट्यूब। अब देखो इसमें भी आप जरा देखिए, हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। बेसिक फंडामेंटल ये है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, वाटर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बना देता हूं, डबल लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं करती। बस इसी वो पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया है, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्म से जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्रॉस करेगी ही। वैक्यूल्स कनेक्टेड बाय टोनोप्लास्ट, वैक्यूल से पास होने के लिए भी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार क्रॉस करना पड़ेगा। फ्लोएम का कुछ लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका सिंपल आंसर है सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। बच्चों जब भी अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम जरूर दिया होगा, ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो बहुत ध्यान से उसको पढ़ो और कोशिश करो कि 1 by 1 जितने भी उसके ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट कर लो। तो अगर मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आप एक बार चारों ऑप्शन अगर सही से पढ़ोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इन रूट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सुबेरिन एंड इज लोकेटेड इन द कैस्पेरियन। तो ये भी हम लोग बहुत सिंपल थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंडोडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस तो वाटर एब्जॉर्ब ही कर लेता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर का फ्लो रोकता है कि एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकता है, तो वो एंडोडर्मिस में ही, एपिडर्मिस तो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें तो होगा नहीं, कॉटेक्स और पेरिसाइकिल में होगा नहीं। 6 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर मूवमेंट। रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर मूवमेंट। इसमें है मिड डे विल्टिंग, गटेशन फ्रॉम लीफ मार्जिन ड्यूरिंग ह्यूमिड नाइट्स, स्टोमेटल क्लोजर अंडर ड्रॉट, लीफ रोलिंग इन ग्रासेस। अब देखो क्वेश्चन है व्हिच ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर मूवमेंट। रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर मूवमेंट, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें मेन बाकी तीनों ऑप्शन
आपका वाटर ड्रॉट से एसोसिएटेड है, वाटर डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है, वाटर मूवमेंट से एसोसिएटेड है ही नहीं। जैसे लीफ रोलिंग इन ग्रासेस ड्रॉट की निशानी है, स्टोमेटल क्लोजर अंडर ड्रॉट लिखा हुआ है, मिड डे विल्टिंग लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा गटेशन फ्रॉम लीफ मार्जिन ड्यूरिंग ह्यूमिड नाइट्स। सिर्फ मतलब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। 7वां क्वेश्चन है व्हिच टिश्यू ऑफर्स द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू रेडियल वाटर मूवमेंट इन मैच्योर रूट। अब देखो ये और ये क्वेश्चन 5वां नंबर पे था द कैस्पेरियन स्ट्रिप इन रूट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सुबेरिन एंड इज लोकेटेड इन। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन की बात नहीं की गई इसमें, लेकिन 7वें में देख लो, 7वें में है व्हिच टिश्यू ऑफर्स द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू रेडियल वाटर मूवमेंट इन मैच्योर रूट। रेडियल वाटर मूवमेंट मतलब एपोप्लास्टिक वाटर मूवमेंट, उसको कौन रोक रहा है? एंडोडर्मिस रोक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5वें नंबर पे दिया हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप है। पॉज करिए था, तो इसका भी आंसर सी होगा। एंडोडर्मिस क्यों रोक रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। बेसिक थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, डेप्थ में उसको पूछना होगा तो मेंस में पूछेगा। यहां अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया एग्जाम का तो आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, मतलब आपने प्री एग्जाम निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं 8वां पे, एक्वापोरिन सार। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 एटीपी ड्रिवन पंप्स दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट रैपिड वाटर मूवमेंट, सेल वॉल पोर्स मेड ऑफ सेलुलोज, करियर प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर नाइट्रेट ओनली। अच्छा आप देखो एलिमिनेशन का स्ट्रेटजी देखो, करियर प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर नाइट्रेट ओनली, एक्वापोरिन्स, नाम से समझ में आ रहा है एक्वा नाम, ये अगर कोई बायोलॉजिस्ट नहीं भी होगा तो समझेगा इट्स समथिंग रिलेटेड टू वाटर। तो कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर नाइट्रेट ओनली है ही, वो होगा ही नहीं। सेल वॉल पोर्स मेड ऑफ सेलुलोज, ऐसा कोई सेल वॉल पोर्स आपने नहीं पढ़ा होगा। ऑप्शन ए और बी में एक्वापोरिन्स में हमेशा याद रखना एक्वापोरिन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है, उसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स ऑप्शन बी। 9 नंबर, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज। अब इसमें क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? बेसिकली ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू हायर, from higher water potential to lower water potential, अब इस पे लेट्स गो बैक। अब एक चीज पे देख लो, अब अगर आइसोटोनिक होगा सोल्यूशन, अगर सपोज वो कह रहा है कि ऑप्शन जो दे रहा है इसमें दे रहा है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि मान लो सेल के अंदर जितने सोल्यूट हैं उतने ही सोल्यूट आपके सॉल्यूशन में भी है, आइसोटोनिक। यहां हाइपोटोनिक में क्या है? हाइपोटोनिक में क्या है कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, आपने सुना होगा हाइपरटेंशन मतलब टेंशन का बढ़ जाना। तो हाइपरटोनिक में यहां ज्यादा सॉल्यूट होंगे, कंपेयर टू सेल में कम सॉल्यूट होंगे। तो जैसे सेल में कम सॉल्यूट है तो सेल से वाटर क्या होता है? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो अगर इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो इसका लोअर वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। और इसमें क्योंकि हम लोग के पास सेल के पास ही सॉल्यूट ज्यादा है तो एक अगर पॉज करो तो कंफ्यूजिंग हो गई। तो इसमें ऑप्शन ये है जैसे आपको बताया गया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक।
अब इसमें प्लाज्मोलाइसिस जो होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक में सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं सेल के कंपेयर में, तो सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, हायर है माने सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से, तो वाटर फ्लो करेगा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, और तब शुरू होगी प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से पहले सेल वॉल से डिटैच होना शुरू होगा, सेल का टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे सेल मतलब सूख जाएगा। जैसे अगर बहुत अच्छा एग्जांपल है किशमिश का, ग्रेप से जो किशमिश बनता है उसका, आप लोग प्लाज्मोलाइज जब इमेजिन करोगे तो उसको इमेजिन करो कैसे अगर आप एक मतलब या एक ग्रेप को ही या एक किशमिश को ही पानी में अगर ओवरनाइट छोड़ देते हो तो उसका क्या हालत हो जाता है, उससे आप प्लाज्मोलाइसिस को बहुत अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी प्लाज्मोलाइसिस से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल इज अप्रोक्सीमेटली। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मोलाइसिस के स्टार्ट पे, प्लाज्मोलाइसिस के स्टार्ट पे जब प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हो चुका है तो ऑलरेडी सेल का टारगेट प्रेशर खत्म हो चुका है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम एंड पॉजिटिव प्रेशर तो होगा ही नहीं, वो जा चुका है। पॉजिटिव प्रेशर सेल पे होगा ही नहीं, इक्वल टू 1 एम्पियर ये भी नहीं होगा, तो ये इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि मोर नेगेटिव देन द सॉल्यूट पोटेंशियल, ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अब 11 में क्या है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम इवापोरेशन। अब आपका ट्रांसपिरेशन प्लांट से पढ़ रहे हो, इवापोरेशन भी आपने पढ़ा ही होगा, वाटर को बॉईल करते हो तो इवापोरेट हो जाता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑप्शंस हैं, ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली एट नाइट, रॉन्ग। ट्रांसपिरेशन इज वाटर लॉस फ्रॉम लिविंग एरियल प्लांट पार्ट्स एंड इज फिजियोलॉजिकली रेगुलेटेड। मुझे अच्छा लग रहा है ऑप्शन, देख लेते हैं। थर्ड है, इवापोरेशन रिक्वायर्स स्टोमेटा, रॉन्ग। इवापोरेशन पानी में होता है, उसमें स्टोमेटा का क्या लेना देना है। डी, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू हाइड्रोथॉट्स। ट्रांसपिरेशन हाइड्रोथॉट से नहीं होता, हाइड्रोथॉट से गटेशन होता है, तो इसका सिंपल आंसर है ट्रांसपिरेशन इज वाटर लॉस फ्रॉम लिविंग एरियल प्लांट पार्ट्स एंड इज फिजियोलॉजिकली रेगुलेटेड। 12th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जनरली अकर्स थ्रू। इसका सिंपल आंसर है स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या क्यूटिकल से बहुत कम होता है। हाइड्रोथॉट से जो पानी निकलता है उसको ट्रांसपिरेशन में हम लोग काउंट नहीं करते, उसके लिए अलग टर्म है जिसको गटेशन कहते हैं। इसी वाटर इनटेक और ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन मेनी प्लांट्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ। हम लोगों ने जब ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग जब क्लास लेंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा भी, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग। सिंपल इसका आंसर ये है कि जैसे इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स इन गार्ड सेल्स होता है, तभी स्टोमेटा ओपन हो जाता है, टारगेट प्रेशर बन जाता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स भी स्टोमेटा में आ जाते हैं, गार्ड सेल्स में आ जाते हैं और गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है। इसका आंसर होगा बी। 14th है, एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स स्टोमेटल क्लोजर मेनली बाय कॉजिंग। तो ये याद रखना कि यहां से देखो, इन्फ्लक्स से गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है स्टोमेटा का, पोटेशियम आयंस के इन्फ्लक्स से गार्ड सेल ओपन हो जाता है और इफ्लक्स से गार्ड सेल्स क्लोज हो जाता है। ये तो आपने बेसिकली पढ़ा ही होगा, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। वो हालांकि जो गार्ड सेल बंद होता है तो उसमें एब्सिसिक एसिड का एक रोल है, पर अगर पूछेगा कि एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स स्टोमेटल क्लोजर मेनली बाय कॉजिंग, तो K प्लस अपटेक तो नहीं होगा, K प्लस एनायन इफ्लक्स तो नहीं होगा, K प्लस अपटेक इन गार्ड सेल्स इफ्लक्स ये देखिए बी, K प्लस एनायन इफ्लक्स फ्रॉम गार्ड सेल्स, इफ्लक्स मतलब बाहर निकल जाना, तो ऑटोमेटिकली गार्ड सेल्स बंद हो जाता है स्टोमेटा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ लीफ इज प्राइमरीली द। जो ट्रांसपिरेशन होता है लीफ से, उसमें जो फोर्स, ड्राइविंग फोर्स जो है उसका, वो क्या है। ऑप्शन ए है डिफरेंस इन मिनरल कंसंट्रेशन बिटवीन रूट एंड लीफ, इससे कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। वाटर वेपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन लीफ एयर स्पेसिस एंड द एटमोस्फेयर, बी ऑप्शन। सी है पॉजिटिव प्रेशर जनरेटेड इन फ्लोएम, और एटीपी कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स। अब एटीपी कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। अदर देन दैट इसमें क्लियर है कि वाटर वेपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बनता है लीफ एयर स्पेसिस और एटमोस्फेयर का, इसी के चलते मतलब ट्रांसपिरेशन को ड्राइव करने वाला जो मेजर फोर्स है वो वही है। अब 16th क्वेश्चन पे आते हैं,
Which environmental change will usually reduce transpiration most directly, assuming other factors remains constant. अब इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें से वो फैक्टर से चेंज होगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। उसमें है इंक्रीज इन, अब इसे पूछा क्या है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हम लोग जानते हैं विंड स्पीड इंक्रीज होने से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है। हम लोग नीचे फिर ये क्वेश्चन में भी उसको देखेंगे क्यों। डिक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नो। इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन लीव टेम्परेचर, तो ये इसका आंसर है इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ता है और मतलब ये जो हमारा ये बाकी अगर फैक्टर्स अगर मतलब कांस्टेंट रहे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। इसी का मतलब क्यों हो जाती है, इन्हीं क्वेश्चंस में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 17th है अ थिक बाउंड्री लेयर ओवर अ लीफ जनरली इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बाय एक्सेलरेटिंग डिफ्यूजन, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय इंक्रीजिंग डिफ्यूजन रेजिस्टेंस, हैज नो इफेक्ट ऑन गैस एक्सचेंज, कन्वर्ट्स स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इनटू गटेशन। जो लीफ के ऊपर थिक बाउंड्री लेयर रहती है उस जब मान लो विंड बहुत तेजी से चल रही है तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो लेयर को हटा देता है। वो लेयर को हटता है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये 16 का आंसर ए नहीं है। अब ये तो थिक बाउंड्री लेयर का फिर काम क्या हुआ, थिक बाउंड्री लेयर का काम ये है वो ट्रांसपिरेशन को मतलब रिड्यूस करता है जब जरूरत नहीं है प्लांट को ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन से बहुत मेजर वाटर लॉस होता है प्लांट को। अब वो हर समय जरूरत नहीं है प्लांट को, वो प्लांट मैक्सिमम प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रेटजी में रहते हैं, तो उसमें ये थिक लेयर क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन बाय इंक्रीजिंग डिफ्यूजन रेजिस्टेंस। डिफ्यूजन जो हो रहा है पानी का उसको स्लो कर देता है। Which leaf feature is most directly associated with reduced water loss in xerophytes? Xerophytes क्या है, डेजर्ट्स वगैरह में, एरिड कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स। उनका सिंपल है स्ट्रेटजी है संकेन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल। आपने पढ़ा ही होगा, संकेन स्टोमेटा होता है तो उनका ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाता है। अब एक नया टर्म है इवेपोट्रांसपिरेशन, रिफर्स टू द कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर बाय, उसमें ऑप्शन है प्लांट रेस्पिरेशन एंड सॉइल ड्रेनेज, evaporation from soil and transpiration from plants, gutations and xylem bleeding, photosynthesis and respiration। इसका आंसर है evaporation from soil and transpiration from plants। evapotranspiration क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म आजकल यूज हो रहा है, जिस टर्म के evapotranspiration देखा जाता है, क्रॉप को वाटर कब करना है, इरिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये इस पे बनती है। तो ये इसमें evapotranspiration और कुछ नहीं है, evaporation from soil and transpiration from plants। पॉज कर देंगे। तो इवेपोट्रांसपिरेशन का क्या है, अब आप ये इस क्वेश्चन से भी देखो और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्री में भी आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और चारों ऑप्शन पढ़ लो तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। बेसिक आपने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ाई करके गए होगे, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। इवेपोट्रांसपिरेशन सिंपल, और बी इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स, इससे इजी क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते, जैसे कि नेक्स्ट वाले, इन द पेनमैन-मोनिथ अप्रोच रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन इंटीग्रेट्स ओनली सॉइल टेक्सचर, ओनली प्लांट हाइट, एनर्जी बैलेंस एंड एरोडायनेमिक फैक्टर्स, ओनली एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन। पेनमैन और मोनिथ अप्रोच जो है उसका जो इक्वेशन है उसका उसी की बात मैं कर रहा था। वो क्या होता है कि जो प्लांट जो एनर्जी रिलीज करता है तो उसको इवेपोट्रांसपिरेशन से वो इवेपोट्रांसपिरेशन को वो एरोडायनेमिक फैक्टर्स के साथ क्लब करता है। और इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग मतलब आजकल जो इरिगेशन का मतलब इरिगेशन में साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ऐड हुई हैं उसमें इसके इक्वेशन का अच्छा खासा इम्पैक्ट है। आप लोग इसका इक्वेशन देखना, इट्स अबाउट एरोडायनेमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, व्हिच एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, अब ये देखो, इसमें आपने स्ट्रक्चर ही देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लिया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। मैग्नीशियम है, पोरफायरिन रिंग का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो मैग्नीशियम है। इस पे रिंग, यहाँ रिंग, इसके यहाँ रिंग बना हुआ है और सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नीशियम है। अब 22nd क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ हाईली मोबाइल मिनरल न्यूट्रिएंट जनरली अपीयर फर्स्ट इन यंगेस्ट लीव्स, ओल्डर लीव्स, रूट कैप ओनली, फ्लावर्स ओनली। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ हाईली मोबाइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, रूट कैप में तो कभी दिखेगा ही नहीं, फ्लावर्स में भी नहीं दिखता,
मोबाइल और इमोबाइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कहानी ये है कि जैसे मोबाइल मिनरल न्यूट्रिएंट है वो प्लांट प्रिजर्व करता है कि वो यंगर टिश्यूज पे पहले जाए, यंगर टिश्यूज को ये ओल्डर लीव से ले जाके यंगर लीव पे ले जाता है। तो मोबाइल वाले मिनरल न्यूट्रिएंट का जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले ओल्डर लीव पे दिखेगा, यहीं से ले गए यहाँ डेफिशिएंसी दिखेगा। यही उल्टा हो जाता है इमोबाइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के केस में। अब intravenous chlorosis appearing first on older leaves is most characteristic of deficiency of chlorosis। क्लोरोसिस से याद करो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मेन एटम क्या था? मैग्नीशियम। इसका आंसर है सी। 24th, the element directly required for the photolysis of water in photosystem 2 is। इसका आंसर है मैंगनीज। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब पढ़ोगे pH2 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वही वाटर को तोड़ा जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और उसमें जो एटम उसमें जो एलिमेंट का यूज होता है वो है मैंगनीज। विच मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल स्ट्रक्चर कंपाउंड ऑफ बोथ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज। अब ये क्वेश्चन मतलब तुम कंफ्यूज मत होना, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज क्यों दिया हुआ है। हम लोगों को पता है कि एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया में, और एक सॉइल नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया में। दोनों का रोल अलग है, दोनों का लोकेशन अलग है, लेकिन आपको साथ में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसमें जो मिनरल एलिमेंट जो यूज होता है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कोफैक्टर, एक तो नाइट्रेट रिडक्टेज का मोलिब्डेनम कोफैक्टर है, और नाइट्रोजिनेज में MOFE कोफैक्टर है, उसमें भी मोलिब्डेनम है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। देखो एक बार जिसको ये आता है वो ऑब्वियसली उसको 26 का ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, वो सिंपल नाइट्रोजन है। एमिनो एसिड और प्रोटीन का पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन कुछ नहीं है। फॉस्फोरस फॉस्फेट फॉर्म में होता है या नाइट्रोजन है बस। और नाइट्रोजन की फिक्सेशन की ही हम लोग बात कर रहे हैं, ये नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज के थ्रू। अब 27, which nutrient deficiency causes purpling due to anthocyanin in anthocyanin accumulation। which nutrient deficiency causes purpling due to anthocyanin accumulation। इसका आई थिंक इसका आंसर फॉस्फोरस है। एक बार आप लोग चेक कर लेना। ये सब में क्या है, आप न्यूट्रिएंट्स में या आपका प्लांट हार्मोन्स के केस में कुछ फंक्शन या कुछ यूजेस आपको एट ए टाइम याद नहीं भी रह सकता है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन और इम्पोर्टेंट उसका जो उसको कहते हैं कि मतलब की फीचर जरूर याद करके जाना एग्जाम में। अब नाइट्रोजिनेज के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रोजिनेज फंक्शंस अंडर एनारोबिक लो ऑक्सीजन कंडीशन। हम लोगों को पता है नाइट्रोजिनेज से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो हर प्लांट में नहीं होता है। वो किन प्लांट में होता है बच्चों? वो होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। क्यों होता है? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही हम लोगों को यही आपका वो होगा नोड्यूल्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही रूट नोड्यूल्स होते हैं, और रूट इसी क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए मैंने एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लिया। वो रूट नोड्यूल्स में होता है। रूट नोड्यूल्स में एक स्ट्रक्चर होता है लेग हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। नाइट्रोजिनेज को एकदम एनारोबिक कंडीशन चाहिए फंक्शन करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड 28 से रिलेटेड लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स। सिंपल। नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ए, इसका आंसर है ATP। 16 ATP लगता है एक नाइट्रोजन एटम को अमोनिया में फिक्स करने के लिए। 16 ATP की यहाँ लिख देता हूँ, 16 ATP की जरूरत पड़ती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ATP लगता है इस प्रोसेस में। अब इसमें है नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट बाय NO3 से NO2 को कौन बनाता है? नाइट्रेट रिडक्टेज। बस नाइट्रेट ऊपर ही है, रिडक्टेज याद रखना। अब नाइट्राइट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया इन क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन देख लो, जिसने पढ़ा है उसको पता है कि
नाइट्राइट अमोनिया में सेल वॉल में तो रिड्यूस नहीं होने वाला, वैक्यूल में रिड्यूस नहीं होने वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में रिड्यूस नहीं होने वाला। अगर क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म होता तो कंफ्यूजन होती, या क्लोरोप्लास्ट या साइटोसॉल दे दिया होता तो कंफ्यूजन होती। यहाँ क्लियर है क्लोरोप्लास्ट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब जीएस गोगेट पाथवे एसिमिलेट्स अमोनिया। जीएस गोगेट पाथवे मेन पाथवे, मेजर पाथवे प्लांट्स में अमीनो एसिड्स बनाने का पाथवे। तो ये क्या किसको एसिमिलेट करेगा? अमोनिया को ही एसिमिलेट करेगा, सिंपल। यूरियाज रिक्वायर व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट? निकेल। अब 35 पे आते हैं। व्हिच एंजाइम फिक्सेस CO2 इन C3 प्लांट? ये बहुत फेमस एंजाइम है, आई थिंक द मोस्ट कॉमन एंजाइम इन प्लांट किंगडम, उसको वो है रुबिस्को, C3 प्लांट्स का। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम C3 प्लांट है फर्स्ट ऑक्सीजन रिसेप्टर भी याद कर लोगे, देखो मैंने ऑक्सीजन रिसेप्टर कह दिया, मैं कार्बन रिसेप्टर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट कार्बन रिसेप्टर भी याद करोगे तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। और रुबिस्को बहुत फेमस एंजाइम है, बहुत मतलब कॉमन एंजाइम है, और वो कार्बोक्सिनेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी के लिए जाना जाता है रुबिस्को। तो C3 प्लांट के लिए यही है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में पढ़ना। इससे ही C3 प्लांट भी समझ में आएगा, फोटो रेस्पिरेशन भी समझ में आएगा। C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में भी इसका यूज है। आप लोगों ने अगर जिन्होंने ये प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है वो जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस occurs in chloroplast. The primary photosynthetic pigment is chlorophyll A. Accessory pigments mainly store starch, transfer light energy, fix nitrogen, absorb minerals. यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, प्लांट फिजियोलॉजी की बात हो रही है, इसीलिए जैसे ही एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात है तो ट्रांसफर लाइट एनर्जी होगा, स्टार्च की स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ये नहीं आएगा। इनके लिए भी अलग अलग पिगमेंट्स हैं, इनका भी स्ट्रक्चर है जहाँ ये स्टोर होते हैं। बट प्लांट फिजियोलॉजी में एक्सेसरी पिगमेंट सुनो तो क्लियर होना चाहिए कि उसका ट्रांसफर लाइट एनर्जी ही उसका फंक्शन होगा। pH2 रिएक्शन सेंटर P680, pH1 रिएक्शन सेंटर P700। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और आई एम नॉट किडिंग, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री में भी आते हैं। जस्ट आपको सिलेबस पूरा करके जाना है और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, बस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन pH2। हिल रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स, हिल रिएक्शन में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया था? उसका ऑप्शन है लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन इवोल्यूशन, डार्क रेस्पिरेशन, इज देयर सच अ थिंग? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन इवोल्यूशन। हिल रिएक्शन से ही हम लोगों को पता चला था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर। उन्होंने रेडियो लेवल आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया था। याद नहीं आ रहा है आपको? अगर याद नहीं है कि क्या इस्तेमाल किया था, कैसे इस्तेमाल किया था, प्लीज गो एंड रेफर टू दैट टेक्स्ट अगेन। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, 43 नंबर। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो इसमें मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा बोलना चाहूंगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का कोई लेना देना है नहीं एटीपी सिंथेसिस से। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसमें लाइट का यूज कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप लोग देखते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव, उसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग देख रहे हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको वही रेस्पिरेशन में देखिए, रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पे आ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस उसके बाद हम लोग जा रहे हैं प्रिपरेटरी स्टेप्स के, मतलब प्रिपरेटरी स्टेप लिख ही देता हूँ, प्रिपरेटरी स्टेप, जिसमें पायरुवेट स्टाइल कोए में बनता है, स्टाइल कोए बन जाता है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में थोड़ा सा एनलार्ज करना पड़ेगा। क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के बाद हम लोग को जाना पड़ रहा है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये इसके ऊपर भी सवाल है,
मेम्ब्रेन में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो हम लोग फॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं वो सरफेस लेवल फॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं, सरफेस लेवल फॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं, राइलेशन देख रहे हैं, जहां ये सबस्ट्रेट से ही फॉस्फोरस जा रहा है और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेवल फॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं। ईटीसी ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का। हम लोग ईटीसी में जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ईटीसी में क्या होता है, हम लोग एटीपी जब बनता है, इसमें अब थोड़ा सा और दिखा, ये अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो मैं फिर से और दिखाना चाहूँगा। ईटीसी में हम लोग देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 1, 2, 3। बस अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। 1, 2, 3, 4, फिर एटीपी सिंथेटेज जो होता है, एटीपी सिंथेज, इसका फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसमें जो मतलब हम लोग का एटीपी बन रहा है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। इसमें हम लोग का एटीपी बन रहा है NADH FADH2 के मदद से, FADH2 NADH की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की मदद से एटीपी बन रहा है। यहाँ हम लोग ये जो यहाँ हम लोग एक ये बन रहा है, ग्रेडियंट बन रहा है H+ का इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे, और वही फिर H+ यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फिर इसको एटीपी बना रहा है। एटीपी कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसीलिए इसमें बहुत अच्छे से समझना है, एटीपी तीनों में बन रहा है, लेकिन तीनों में जो एटीपी बनने का तरीका है वो अलग है। फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर और कुछ याद ना रहे तो इतना तो याद रहेगा ही। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, जिन्होंने भी देखा होगा, जो थोड़ा पढ़ा होगा उसको पता होगा कि उसमें सिर्फ PS1 होता है। इसमें NADH भी नहीं बनता है, NADPH भी नहीं बनता है, सिर्फ एटीपी बनता है और इलेक्ट्रॉन जो है लौट के PS1 को ही आ जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस ATP, NADPH, NO2 तीनों प्रोड्यूस होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग Z स्कीम भी कहते हैं। 46 क्वेश्चन में Z स्कीम ही है। द Z स्कीम रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, मिनरल अपटेक। सिंपल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। 47 कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल बाय प्रिवेंटिंग फोटो ऑक्सीडेशन। देख लेना खुद, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, क्वेश्चन से ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, हिल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था? वाटर से आता है। मोस्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एनवेलोप, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फ्लो इज NADP+। मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फ्लो क्या होता है? मेरे मुंह से ऑक्सीजन निकल गया, वहीं वो इंटरव्यू खत्म हो गया। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज, केल्विन साइकिल ऑल्सो नोन एज द C3 साइकिल। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल अगर आप लोग याद करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे RUBP, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है, रुबिस्को इंजाइम होता है, रुबिस्को, और प्रोडक्ट जो बनाता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। C3 साइकिल कहते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। C3 साइकिल, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है।
OAA मेलेट वो 4 कार्बन कंपाउंड है। पेप आप लोग जान ही रहेंगी, वो भी वो C4 का है, तो यहाँ 3PG है। द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज 3PG है। अब 52 में आता है रूबिस्को कैटलाइजेज। हम लोग इस वीडियो में ही पहले बात कर चुके हैं कि रूबिस्को का कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों फंक्शन है। ओनली डी कार्बोक्सिलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटीपी सिंथेसिस, ये तीनों इससे लेना देना नहीं है। अब कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन के चलते ही C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसका भी क्वेश्चन आएगा। फोटो रेस्पिरेशन जो कि एक वेस्ट प्रोसेस है, बिकॉज प्लांट में एक फिक्स्ड कार्बन इसके चक्कर में रिलीज हो जाता है। इसी मैकेनिज्म को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स में फिर C4 और कैम साइकिल डेवलप हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो रूबिस्को एक यूनिक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों करता है। हालांकि कार्बन से जो इसकी एफिनिटी होती है वो मच स्ट्रॉन्गर है इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी के कंपेयर में। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज RUBP। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज, देखिए RUBP हो नहीं सकता, राइबोज 5-फॉस्फेट है नहीं, सिट्रेट है नहीं, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब 55 में है क्रेन्ज एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स। क्रेन्ज एनाटॉमी बेसिकली क्या है? क्रेन्ज एनाटॉमी में है आपका एक वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के सराउंड एक रिंग फॉर्म हो जाता है बंडल सीथ सेल्स का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको एक्चुअल डायग्राम मत समझ लेना, और एग्जाम में कभी सब्जेक्टिव में मेंस के एग्जाम में अगर आए तो इसको मत बना देना, और बनाने के बाद कहोगे कि सर ने तो यही बताया था। ऐसा मत करना। तो यही आपको मैंने यहाँ से थोड़ा सा और बीच में सेंटर में ले आता हूँ इसको। तो वो हम लोग का वेस्कुलर बंडल है, फ्लोएम जाइलम, उसके अराउंड बंडल सीथ सेल एक सर्कल बना लेता है, उसके अराउंड मेसोफिल सेल एक सेंटर ये सर्कल बना लेता है। बहुत मतलब ये बेसिक एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। ताज एंड जेगर वाला जो प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है उसमें देख लेना इस फिगर को। ये किस में होती है? ये C4 प्लांट्स में होती है। थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं कि क्यों होती है C4 प्लांट्स में। हम लोगों ने देखा कि C3 प्लांट्स में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। C3 प्लांट्स में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है फोटो रेस्पिरेशन की। ऑक्सीजन C3 प्लांट्स में आ रहा है, लीव्स में आ रहा है और मेसोफिल सेल्स में आ रहा है, और वो रूबिस्को से बाइंड कर जा रहा है, तो हम लोग का फोटो रेस्पिरेशन हो जा रहा है। इसके लिए मेसोफिल सेल में एक्चुअल में C4 का साइकिल चलता है ये C4 प्लांट्स में, और उसके साथ बंडल सीथ सेल्स है, बंडल सीथ यहाँ से एक्चुअली C4 साइकिल से यहाँ CO2 आता है, और बंडल सीथ सेल में C3 साइकिल चलता है। तो मतलब ये बेसिकली बंडल सीथ सेल का जो आपका बाहर से एनवायरनमेंट से वो है वो बहुत कम हो जाता है। C4 साइकिल मतलब आपका मेसोफिल सेल में हो जाता है। बंडल सीथ में ऑक्सीजन कम, उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही कम, तो आपका C4 साइकिल होने का चांस कम है, C3 साइकिल यहाँ हो जाता है। इसके बेस भी सवाल है। अब कैम प्लांट्स ओपन स्टोमेटा मेनली ड्यूरिंग नाइट। C4 और कैम के स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है? मतलब C4 में आप देख रहे हैं कि हम स्पेशियल सेपरेशन कर रहे हैं, दो सेल में डिफरेंस है, स्पेस में डिफरेंस है मेसोफिल और बंडल सीथ में। यहाँ टेम्पोरल सेपरेशन हो रहा है, एक ही सेल में हो रहा है, मेसोफिल सेल में ही हो रहा है, लेकिन नाइट और डे की डिफरेंस है। नाइट में आपका C4 साइकिल चल रहा है और दिन में स्टोमेटा बंद होता है और C3 साइकिल चलता है। फोटो रेस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। 3-फॉस्फोग्लिसरेट की जगह में 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है।
photo respiration is highest in obviously C4 plants because obviously C3 plants because C4 plants और KM plants तो वो प्लांट्स ही ऐसे हैं जो एडेप्ट किए हैं C3 के साइकिल के इस फोटो रेस्पिरेशन से मतलब निजात पाने के लिए। कुछ ऑर्गेनिल पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में आप जब पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा 3 तरह का ऑर्गेनिल पार्टिसिपेट करता है, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सीजोम्स एंड तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, पेरोक्सीजोम में ग्लाइकोलेट से ग्लायोजाइलेट बन जाता है, ग्लायोजाइलेट फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन बनता है, सीरीन बन के वापस क्लोरोप्लास्ट में आता है। तो ये एक पूरा साइकिल है जिससे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन होता है। और फोटो रेस्पिरेशन में ही आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया में एक CO2 भी निकल जाता है और एक नाइट्रोजन भी निकल जाता है। तो ये प्लांट का जो मतलब कार्बन ऑलरेडी फिक्स है वो एक कार्बन कम हो जाता है इसी प्रोसेस में, इसीलिए प्लांट में इसको एक वेस्ट प्रोसेस कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, द क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। याद करो क्या प्रोसेस है, अगेन थोड़ा सा बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। तो प्रोसेस ये था ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद है प्रेप स्टेप, यहाँ लिख देते हैं प्रेपरेटरी स्टेप्स। उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल आ गया, क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद आपका ETC। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म में। उसके प्रेपरेटरी स्टेप भी वही होता है जहां पायरुवेट से हमें एसिटाइल कोए मिलता है। पायरुवेट से हमको मिलता है एसिटाइल कोए। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, ये प्रेप स्टेप। अब उसके बाद एसिटाइल कोए हम लोग को क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोए चला जाता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और उसके बाद ETC होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस सिट्रिक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है, आइसोसिट्रेट बनाता है, वापस एक साइकिल बनता है। ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन वाला, प्लांट में रेस्पिरेशन का। हमें एक्चुअली याद है ना, ये पूरा प्रोसेस तो हमें जानना बहुत जरूरी है ही। जब भी ये प्रोसेस पढ़ो तो इतना जरूर याद रखना कि कौन सा स्टेप किस लोकेशन पे हो रहा है, ये बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में जानना कि कौन सा स्टेप किस लोकेशन पे हो रहा है। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से उठ जाता है, इसी से सवाल पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। याद रखना जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD प्लस था, यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। ATP सिंथेसिस बाय ATP सिंथेज एक्सप्लेन बाय केमियोस्मोटिक थियरी। देखो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हम लोग क्वेश्चन 1 में देख रहे थे कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ATP सिंथेसिस से कुछ लेना देना ही नहीं है। मास फ्लो का भी, कोहेशन थियरी का भी, ये सब वाटर अपटेक का है। ATP का केमियोस्मोटिक थियरी ही है। केमियोस्मोटिक थियरी में आपको याद होगा कि हम लोग एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन के वापस वो ATP सिंथेस के थ्रू वापस आता है और ADP को ATP बनाता है। सॉरी गाइस, ADP को ATP बनाता है। ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ही होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब ये भी बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में कि आप देखो कि केमियोस्मोटिक थियरी है क्या, वो तो मैंने यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दिया,
पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है और फिर एटीपी कहाँ बन रहा है, ये लोकेशन जानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। द RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज अप्रोक्सीमेटली 1। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है क्या? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, सिंपल फॉर्मूला है, प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड, CO2 कंज्यूम्ड। तो ये एक फॉर्मूला है और अगर तुम चाहो तो इसको इस फॉर्मूला से बाकी क्वेश्चन पूछे तो या देख के निकाल भी सकते हो, पर जनरली तुम लोग के सिलेबस में जो 2-3 चीजें पूछी जाएंगी उसका याद भी रख सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला, तो ये इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड। अब इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट के केस में वो हमेशा 1 रहता है RQ। RQ लेस देन जनरली 1, ये लेस देन 1 होता है जहां वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड, उस वॉल्यूम उसमें वो लेस देन अगर 1 रहेगा तो वो जनरली फैट्स और प्रोटीन्स में होता है। अब इस ऑप्शन में देखो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन ओनली लिखा हुआ है, प्रोटीन ओनली लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर प्रोटीन सिर्फ रहता तो फैट्स और प्रोटीन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रोटीन ओनली लिखा हुआ है तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अब RQ ग्रेटर देन 1 ये ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑब्जर्व किया जाता है। तो तुम लोगों को जनरली हर कार्बोहाइड्रेट के लिए, हर फैट के लिए, हर ऑर्गेनिक एसिड के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंज्यूम्ड अलग अलग दिया होगा, तुम लोग रेशियो निकाल सकते हो। हम जैसे कार्ब के लिए तुमको पूछेगा ग्लूकोज के लिए क्या है, फ्रक्टोज के लिए क्या है, अगर ऑप्शन दिया होगा तो निकाल लेना, फॉर्मूला से निकाल लेना। पर जनरली तुम्हारे सिलेबस में मुझे लगता है वो सिर्फ जनरली पूछेंगे तुमसे कि 1 किसका है, लेस देन 1 किसका है और ग्रेटर देन 1 किसका है। तो जनरली ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन अकर्स अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है जिससे अल्कोहल बनता है, जो हमारे मसल में भी जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोगों को पता है कि वो मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां ऑक्सीजन की कमी हो। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल एंड CO2। लैक्टेट क्या, लैक्टेट कौन सा फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। अब इसे पूछा गया है द नेट ATP गेन इन ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। अब इसमें देखो ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग को देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में क्या है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता, इन्वेस्टमेंट फेज देखना पड़ता है और पे ऑफ फेज देखना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग का जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी मैं इंजाइम नहीं लिख रहा हूँ पर तुम लोग इंजाइम भी देखना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ अपन अपने को लगता है एक ATP। फिर इसी का एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, पूरा नहीं बना रहा, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, पे ऑफ कहाँ हो रहा है। दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को पी लिख दे रहा हूँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज, याद है ना वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वाला स्टेप, वहाँ भी एक ATP लगता है। ये अपने ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किए हो तो कुछ कमाई भी करोगे ना, तो कमाई पे आ जाते हैं। कमाई कहाँ कहाँ हो रहा है, एक हमारा कमाई हो रहा है, 2 ATP हो रहा है हमारा 1,6 बिसफॉस्फोग्लिसरेट वाले स्टेप में है। जिसमें हम लोग बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 PGA, याद आया, C3 साइकिल वाला प्रोडक्ट। ये स्टेप जो हो रहा है इसमें हम लोग को 2 ATP मिल रहा है। और दूसरा जो एक हम लोग को दूसरा हम लोग को मिल रहा है इसके बाद, वो है एकदम लास्ट स्टेप,
वो कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। जो प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ रहा है उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप याद ना भी हो तो ग्लाइकोलाइसिस को समझना। ग्लाइकोलाइसिस इन्वेस्टमेंट फेज, पे ऑफ फेज, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रिपरेटरी स्टेप होता है, उसका जो क्रेब्स साइकिल होता है, उसका जो ईटीसी होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो लास्ट स्टेप है पीईपी से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। पायरुवेट ही हमारा बाद में स्टाइल कोई बन जाता है और पूरा क्रेब साइकिल पायरुवेट ही चला रहा है। और कई मीन्स ऐसे रेगुलेटरी साइकिल्स में पायरुवेट का यूज होता है। तो इसमें हम लोग को 2 एटीपी मिलता है। देखो हम लोग को इसके बाद नहीं पूछा गया है, पायरुवेट के बाद पूरा नहीं, कभी कभी पूछ रहे क्वेश्चन में पूछा, ये नहीं पूछा गया रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बन रहा है। इसमें सिर्फ पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग कितना एटीपी का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग को जो एटीपी का गेन हो रहा है वो है 4 एटीपी हम लोग ने को मिला और 2 एटीपी हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो कितना एटीपी मिला बच्चा हम लोग को? 2 एटीपी। वो ये अलग चीज है कि हम लोग को क्रेब साइकिल में भी एटीपी मिल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो सारा एटीपी मिल ही रहा है, तो वो 38 एटीपी 36 एटीपी के अराउंड हो जाता है। ये हम लोग को नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, हम लोग को सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 2 एटीपी होगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसे पूछ दिया, देखो सेम चीज से पूछ दिया, व्हिच प्रोसेस जनरेट्स मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस हम लोग को 2 ही दे रहा है, क्रेब साइकिल भी हम लोग मेरे ख्याल से आपको 1 एटीपी दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली, वो NADP और FADH2 दे रहा है, 1 या 2 एटीपी दे रहा है GTP के फॉर्म में, वो भी उतना ही दे रहा है। और ऑप्शन देखो, एक फर्मेंटेशन डाल दिया डी में, तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि एक, और ये जो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, जिसका भी एग्जाम हो आपने देखना है, अगर आप ढंग से ऑप्शन पढ़ोगे 1-2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आंसर ऑप्शन है सी। साइटोक्रोम्स आर मेनली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, याद है कि नहीं? जेड स्कीम में हम लोगों ने क्या देखा था? PH2, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, यहाँ यूज हो रहा है हम लोग का साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, ये सब जो मतलब ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है, इनको याद रखना कौन सा कहाँ यूज हो रहा है। अचानक से ये क्वेश्चन पूछ देगा साइटोक्रोम कहाँ यूज हो रहा है, फाइटो हार्मोन्स कौन से फाइटो हार्मोन्स यूज हो रहे हैं, ये जरा याद रखना कि मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स कहाँ यूज हो रहे हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड फोटो रेस्पिरेशन। जहां अगर एडवांटेज पूछेगा C4 का, कैम का, सीधा है कि फोटो रेस्पिरेशन की कमी हो जाती है। इसको हम लोग जब क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोग क्लास करेंगे, डिटेल से करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका आंसर ऐसा क्यों है। बंडल शीथ सेल्स इन C4 प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट विद कैल्शियम साइकिल एंजाइम्स, रूट हेयर, स्टोमेटा, हाइडाथोड्स। देखो ऑप्शन देखने के बाद मतलब कोई मतलब ही नहीं है, सीधा ए हो जाता है। बट अगर वो पिछला एक्सप्लेनेशन अगर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि C4 प्लांट्स में कैसे मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल हो जाता है और बंडल शीथ सेल्स में हम लोग C3 साइकिल करते हैं, इसीलिए बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट विद कैल्शियम साइकिल एंजाइम्स होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस। कैम प्लांट्स आर बेस्ट एडॉप्टेड टू एरिड एनवायरमेंट्स। अब ये सब देखो, यहां से फिर प्लांट हार्मोन्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। प्लांट हार्मोन्स वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, एक बार पढ़ लोगे, सबका फंक्शन अगर देख लोगे, कहीं कहीं इसको याद भी करना पड़ सकता है। एक बार फंक्शन, कुछ जो की फंक्शन है उसको याद कर लोगे तो इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिंपल है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पाथवे के क्वेश्चंस नहीं आएंगे प्री में। द प्रिंसिपल नेचुरल ऑक्सीजन इन प्लांट्स इज, आइए, जिबरलिन प्राइमरीली प्रमोट्स, देखो जिबरलिन प्राइमरीली प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, लीफ फॉल, फ्रूट एब्सिशन, स्टोमेटल क्लोजर। ये BCD जो भी है वो ऐसा है जो मतलब डॉर्बेंसी है प्लांट का, या कुछ मतलब ड्रॉट कंडीशन है, कुछ ऐसा कंडीशन है, उसके लिए है BCD ऑप्शन। तो वो ऑब्वियसली ABA या इथाइलिन का काम होगा वहां। जिबरलिन का सिंपल इसमें आंसर है स्टेम इलोंगेशन। साइटोकाइनेस मेनली स्टिमुलेट सेल डिवीजन। द
हार्मोन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद ड्रॉट रिस्पॉन्सेज, देखो ड्रॉट रिस्पॉन्सेज एबीए। ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है, मतलब ग्रोथ प्रमोट करता है। GA3 भी वही है, जिबरलिन का एक फॉर्म है। तो जो हार्मोन एसोसिएटेड है ड्रॉट रिस्पॉन्स के साथ या स्ट्रेस रिस्पॉन्स के साथ, वो है एबीए। इथाइलिन इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। अब लोग जो बोलते हैं कि कार्बाइड दे दिया गया है, फ्रूट्स में कार्बाइड दे दिया गया है, तो आप लोगों को, बॉटनी के स्टूडेंट्स के, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वो इंजेक्शन एक्चुअली होता किस हार्मोन का है। और इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, और उससे ही वो फ्रूट राइपनिंग में उसका मेजर रोल है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस इज मेनली ड्यू टू ऑक्सिन, अगेन अ की फीचर ऑफ ऑक्सिन। ब्रेकिंग सीड डोर्मेंसी इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग जिबरलिन्स। सीड डोर्मेंसी वगैरह एबीए हो गया, वो लोग मतलब प्रमोट करते हैं डोर्मेंसी को। ऑक्सिन का सीड डोर्मेंसी से इतना लेना देना नहीं है डायरेक्टली, तो जिबरलिन्सी है मेन हार्मोन उसके लिए। डिले ऑफ लीफ सीनेसेंस इज प्रमोटेड बाय, अब लीफ सीनेसेंस है, डिले है, अगर ऑनसेट होता तो हम लोग एबीए या इथाइलिन में कंफ्यूज हो सकते थे, जिसमें भी आंसर एबीए होता। लेकिन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस मतलब लीफ के झड़ने में डिले होना, तो वो एक हार्मोन जो इतना सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है, ऑब्वियसली वो सेनेसेंस को डिले कर रहा है, दैट इज साइटोकाइनिन्स। अब आ जाते हैं हार्मोन से हम लोग आ गए हैं फोटोपीरियोडिज्म में। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? आपका लाइट का रिस्पॉन्स, बहुत सारे प्लांट्स लाइट को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसी में कुछ हम लोगों ने क्लास में आपने सिलेबस में देखा होगा। वो सिलेबस एक है जिसमें शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है, तो इसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन है। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन, तो इसका होता है नाइट एक्सीड्स क्रिटिकल लेंथ। शॉर्ट डे प्लांट्स, प्लांट को दिन छोटा चाहिए, लेकिन पढ़ोगे तो लगेगा कि डे से लेना देना है, लेकिन एक्चुअल में इसका डे से लेना देना नहीं है, नाइट से लेना देना है। और नाइट का जो क्रिटिकल लेंथ है, क्रिटिकल लेंथ अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है, तो क्रिटिकल लेंथ से एक्सीड होगी जब राइट, तभी वो फ्लावरिंग करेगा। सेम लॉन्ग डे प्लांट के लिए, अब यहाँ देखो लॉन्ग डे, यहाँ ये था हम लोग का शॉर्ट डे प्लांट्स, अब ये है लॉन्ग डे प्लांट, तो डे लेंथ एक्सीड्स क्रिटिकल पीरियड। सेम अगर ये मतलब फोटो पीरियडिज्म पढ़ोगे, PRPFR का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द फोटो रिसेप्टर रेगुलेटिंग फोटो पीरियडिज्म इज, मैंने अभी कहा था PRPFR मतलब फाइटोक्रोम। वर्नलाइजेशन है, वो है वर्नलाइजेशन रिफर्स टू कोल्ड इंड्यूस्ड फ्लावरिंग, ठीक है। वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन में ही है, इट्स कोल्ड इंड्यूस्ड फ्लावरिंग। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियडिज्म इज, फोटो पीरियडिज्म में हो रहा है फ्लावरिंग की बात, लेकिन जो फोटो पीरियड को परसीव कर रहा है वो कौन कर रहा है? लीव्स कर रहे हैं। और फ्लोरिजन इज बिलीव टू प्रोड्यूस इन लीव्स, जब लीव ही कर रहा है फोटो रिसेप्टर को परसीव, तो फ्लोरिजन भी लीफ में ही पाया जाता है। ये एक्चुअली ये ऐसा मतलब एक तरह से मॉलिक्यूल है जिसे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जिसे प्लांट को सिग्नल मिलता है कि आपको अब फ्लावरिंग करनी है। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्स। ऑप्शंस आर वाटर अपटेक, ओनली लाइट, ओनली ऑक्सीजन, ओनली मिनरल्स। देखो इस क्वेश्चन में ओनली लिखा हुआ है, तो इसका ये सारी चीजें सीड को रिक्वायरमेंट है सीड ग्रोथ के लिए, लेकिन इसने ओनली लिख के आपको एक हिंट दे दिया है कि ओनली लाइट, ओनली ऑक्सीजन, ओनली मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इम्बाइबिशन, वो है वाटर अपटेक। इम्बाइबिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स। इम्बाइब करना, वाटर को इम्बाइब करना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस से कुछ लेना देना ही नहीं है वाटर इम्बाइबिशन का, मिनरल अपटेक का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये है एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, जो कि सीड के सरफेस पे होता है। द रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक इज एसोसिएटेड विथ, आई थिंक इसका भी आंसर फ्रूट राइपनिंग है। ये भी डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एक बार देख लेना। एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय, एब्सिशन लेयर, ये अगर एबीए नहीं है तो इथाइलिन होगा। एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन, अगर एबीए होता तो मैं एबीए लगाता। 94 हीट शॉक प्रोटीन्स प्राइमरीली हेल्प प्लांट्स बाय, हीट शॉक प्रोटीन्स का जब भी नाम सुनो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो,
मेन काम क्या होता है उनका, प्रोटेक्टिंग प्रोटीन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस है या प्रोटीन की फोल्डिंग वगैरह में भी हीट शॉक प्रोटीन्स का वही काम होता है कि प्रोटीन फोल्डिंग या के टाइम में प्रोटीन का प्रोटेक्शन। अब कॉम्पिटिबल सोल्यूट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ड्रॉट आर प्रोलीन। अब देखो इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस लगातार ए उसका आंसर आ रहा है, कई बार बी भी आ रहा है, तो ऐसे एग्जाम में देख के तुक्का मत मार देना, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। अब ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर डिटॉक्सिफाइड बाय एंजाइम्स सच एज, अब रुबिस्को तो है नहीं, पेप रुबिस्को का हमने वो देखा है, पेप कार्बोक्सिलेज का हमने फंक्शन देखा है, इन्वर्टेज है नहीं, तो ये है कैटालेज। Which is not a classical essential plant hormone? इथाइलिन, ऑक्सिन, सुक्रोज, ABA। तो इसका आंसर तुम लोग खुद बताओ। तुमने प्लांट हार्मोन इथाइलिन पढ़ा होगा, ऑक्सिन पढ़ा होगा, ABA पढ़ा होगा, सुक्रोज पढ़ा है? सुक्रोज कोई प्लांट हार्मोन नहीं है, क्लासिकल प्लांट हार्मोन नहीं है, सुक्रोज एक शुगर मॉलिक्यूल है। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, PR, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड, P680, P700, PS1, PS2 है, FAD, FMN, NAD, NADH, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनता है। Which hormone is commonly used commercially to ripen fruit? हम लोग, मुझे लगता है ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पहले भी आया था, उसका आंसर है इथाइलिन। Which statement is correct? ABA generally inhibits growth while GA promotes it. Auxin inhibits apical dominance. देखो B, auxin inhibits apical dominance. ऑक्सिन एक्चुअली प्रोमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। इथाइलिन प्रिवेंट्स राइपनिंग, इथाइलिन प्रोमोट्स राइपनिंग। साइटोकाइनिन इंड्यूस डोमिनेंसी, होगा ही नहीं, साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन का हार्मोन है, तो आंसर है ABA जनरली इनहिबिट्स ग्रोथ व्हाइल GA प्रोमोट्स।